रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपने फ़र्स्ट लेक्चर में कोर्स इंट्रोडक्शन के हवाले से, आउटलाइन के हवाले से, प्रैक्टिकल की आउटलाइन के हवाले से और थोड़ा सा जू जियोग्राफी के इंट्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफी के। इसमें हम देखेंगे कि हमने एक तो हमारे लास्ट लेक्चर की समरी है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने कोर्स आउटलाइन को, इंट्रोडक्शन ऑफ जू जियोग्राफी और उसके अलावा मैप एंड वर्ल्ड इस इन टर्म्स की डेफिनेशन की, ग्लोब, लैंड एंड ओशन के हवाले से इंट्रोडक्शन जो है वो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। अब हम आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मूव करते हैं कि आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ कॉन्टिनेंट्स के हवाले से पढ़ेंगे, ओशन एंड लैंड को डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट को एक्सप्लेन करेंगे, जोन्स को एक्सप्लेन करेंगे, अल्टरनेशन ऑफ सीजन्स, जो मौसम बदलते हैं जैसे समर है, विंटर है, ऑटम है और स्प्रिंग है, ये सारे सीज़न में जो अल्टरनेशन है इसको डिस्कस करेंगे। एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड को डिस्कस करेंगे और जोनेशन ऑफ रेनफॉल के अर्थ को डिफरेंट जोन्स में रेनफॉल के लिहाज से जो डिफरेंट इसकी जोन्स हैं उनके बारे में हम इसमें लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ कॉन्टिनेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो सिस्टम ऑफ कॉन्टिनेंट्स में यहाँ पर जो हमें कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे हैं टोटल, ये 1 साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन 7 कॉन्टिनेंट्स पे जो जू जियोग्राफी है, इसके ऊपर जो एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन है, इस हवाले से इसको हम लेकर चलेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका वर कनेक्टेड। एक वक़्त था आज से तकरीबन 10,000 साल पहले जब एशिया और अमेरिका दो अलग अलग बर आज़म नहीं थे। ये दोनों बर आज़म एक आज से 10,000 साल पहले कनेक्टेड थे। इनके दरमियान में जो आज वाटर गैप है, जो कि आज बहुत ज़्यादा है, उस वक़्त ये बहुत ही कम था। गैप्स वर नैरो दैन नाउ। अब गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, उस वक़्त गैप बहुत कम था। द मेन सिस्टम ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज़ अरेंज्ड लाइक नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स। अगर हम बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब को डिवाइड किया गया है एक इक्वेटर के ज़रिए, एक सेंट्रल लाइन के ज़रिए ग्लोब को डिवाइड किया गया है। तो लाइन से जो अपर पोर्शन है नॉर्थ की जानिब वाला, उसे बोलते हैं नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स, और उससे जो लोअर पोर्शन है साउथ की जानिब, उसे बोलते हैं साउथ ऑफ द ट्रॉपिक्स। तो नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स देयर आर लार्ज एरियाज़ ऑफ लैंड, के नॉर्थ साइड पे जो एरिया है लैंड का वो ज़्यादा है बनिस्बत साउथ साइड पे। ऑल आर नियरली कनेक्टेड। जितना भी लैंड का एरिया है ये कनेक्टेड है। ये यहाँ पर डिफरेंट डाइवर्सिटी जो है वो हमें नज़र आ रही है कि डिफरेंट बर आज़म में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो एनिमल की वैरायटी है वो डिफरेंट है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू नज़र आ रहा है जो किसी और रीजन में नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर साउथ अमेरिका में ये एनाकोंडा है, ये बहुत लार्ज साइज़ के एनाकोंडा, ये यहाँ की सिर्फ स्पेसिफिक स्पीशीज़ है। इसी तरह कैंगरू भी ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिक स्पीशीज़ है। नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स की बात हम कर रहे थे, जो कि इक्वेटर से नॉर्थ साइड पे आता है। उसके बाद लार्ज एरियाज़ विच वर सेपरेटेड, बाद में जो लैंड के एरिया हैं जो पहले कनेक्टेड थे बाद में सेपरेट हो गए। ड्रिफ्टिंग थ्योरी हम पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी, उसके मुताबिक जो हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, उनमें सेपरेशन हो रही है। साउथ ऑफ द ट्रॉपिक्स, वहाँ पर साउथ, अगर इक्वेटर से लोअर साइड पे साउथ पोल की जानिब हम देखते हैं तो वहाँ पर स्मॉलर एरियाज़ हैं, और स्मॉलर एरियाज़ भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेपरेटेड हैं, उनके दरमियान में सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। लैंड एंड ओशन, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो ब्लू कलर का सारा एरिया हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो ये सब ओशंस हैं। इनमें ये सारा जो एरिया है जिनमें आइलैंड्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो ये ओशन है ब्लू कलर का, और जो ग्रे और ग्रीन कलर का एरिया नज़र आ रहा है ये वाला, ये क्या है, ये लैंड है। तो लैंड एंड ओशन ये दोनों को हम स्टडी करेंगे इसमें। ओशंस आर
कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एनिमल, कि ओशन का ज़मीन के ऊपर रहने वाले एनिमल के साथ क्या लिंक है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक ये है कि ओशन की वजह से ओशन एक बैरियर का रोल प्ले करता है, कि इसमें जहाँ पर भी ओशन आएगा तो ओशन सेपरेट कर देगा उन एनिमल को जो ज़मीन पर रहते हैं। अगर एक कॉन्टिनेंट्स पे एनिमल रह रहा है, जैसे मैमल्स हैं, तो वो मैमल्स ज़मीन पर खुश्की पर रह रहे हैं, तो वो वाटर बॉडी को, उस ओशन को क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर जाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल जो सपोर्ट उसको ना मिले, तब तक वो वहाँ पर नहीं माइग्रेट कर सकता। तो ओशंस इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, जिस बैरियर को बहुत सारे एनिमल जो हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते। और ओशन का क्लाइमेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है? ओशन मॉडिफाई लैंड क्लाइमेट, क्योंकि एवेपोरेशन के ज़रिए जो वाटर वेपर ज़मीन पर आएंगे, वही वाटर वेपर क्या करेंगे बाद में रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में ज़मीन के ऊपर बरसेंगे, और जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर बारिश कम होगी वहाँ पर डाइवर्सिटी भी अल्टीमेटली कम होगी। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब बारिश जो है वो रेन फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी लिहाज से वहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। और डेजर्ट्स में बारिश साला साल बहुत ही कम होती है। पूरे एनुअल पीरियड को अगर चेक करें तो बहुत ही कम मिकदार में बारिश होगी, या फिर कुछ सहरा तो ऐसे हैं जहाँ पर बारिश होती ही नहीं। तो ऐसे डेजर्ट्स में बायोडाइवर्सिटी भी बहुत कम होगी, वहाँ पर जो एनिमल है, वहाँ पर जो फाना है वो बहुत ही मिनिमम होगा। तो ये भी एक चीज़ जो है वो किसके ज़रिए कंट्रोल हो रही है? लैंड के क्लाइमेट को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है ओशन। और ओशन के ज़रिए, ओशन अभी हमने क्या पढ़ा है कि ये एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को ज़मीन के ऊपर कंट्रोल करता है। दूसरा, ओशन क्या है? ओशन बैरियर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एनिमल एक आइलैंड पर रहते हैं, वो अगर वो स्विमिंग नहीं कर सकते, अगर वो पानी के अंदर नहीं अडाप्टेशन उनकी ऐसी कि पानी के अंदर जा सके, तो वो एनिमल उस बैरियर को, ओशन के बैरियर को क्रॉस करके दूसरे आइलैंड पर नहीं जा सकता। ऐसे ही ये जो ओशंस हैं ये हमारे लैंड क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है। तो मॉडिफाई कैसे करता है वो मैंने आपको बताया। अभी एक एग्जांपल, जैसे रेन की एग्जांपल दी है मैंने, तो रेन की एग्जांपल के साथ क्या होगा कि जो वाटर बॉडी है, जो ओशन है, वहाँ से उसकी सरफेस से वेपर्स की फॉर्म में जब हीट पड़ती है, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, तो लाइट एनर्जी की मदद से जो वाटर वेपर्स बनते हैं, हीट की वजह से वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर ऊपर क्लाउड्स की फॉर्म में, क्लाउड्स में चेंज होंगे, और क्लाउड्स जब मूव करेंगे लैंड के ऊपर, तो जिस जगह पर भी रेनफॉल होगा, जिधर ज़्यादा रेनफॉल होगा वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो बन जाएगी, वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा सूटेबल होगा एनिमल के लिए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उग जाएंगे। बारिश की वजह से, बारिश लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो बारिश अगर होगी तो बारिश ज़मीन में बहुत वैरायटी के प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। जब वहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं तो वो प्लांट हैबिटेट का रोल प्ले करते हैं। जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा जो है वो हैबिटेट वहाँ पर मुयस्सर आएगा एनिमल्स को, कि एनिमल वहाँ पर सरवाइव कर सकें, वहाँ पर रह सकें। तो इस लिहाज से जो ओशंस हैं वो मॉडिफाई करते हैं लैंड के क्लाइमेट को। ओके, तो ओशन जो है वो इस तरह से लैंड के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, मतलब कि वो लैंड के इन्वायरमेंट को चेंज करता है। नेक्स्ट, ओशन करंट्स समटाइम कैरी लैंड एनिमल टू आइलैंड्स, के जो समंदर की लहरें होती हैं, बड़ी बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो अपने साथ लेके जाती हैं, तो उसके साथ साथ ये बहुत से लैंड एनिमल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ये माइग्रेट करवा देती हैं, उनकी मूवमेंट का बायस बनती हैं। तो ओशन करंट्स समटाइम कैरी लैंड एनिमल्स टू आइलैंड्स, तो इस लिहाज से दे आर द resources, they are moving the animals from one area to another area।
इवन फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। तो सिर्फ आइलैंड तक ही एक एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन का बायस नहीं बन रही, बल्कि ओशंस की जो करंट्स हैं, ओशियनिक करंट्स, ये एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी एनिमल को मूव करवा देती हैं। ओशंस एंड एनिमल्स इन द ओशन टेल थिंग्स। ये जो समंदर है, समंदर की अगर हम स्टडी करें इसको, तो ये बहुत सारे ऐसा नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है ज़मीन के बारे में या फिर ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स के बारे में। ये हमें बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ये हमें समंदर से हमें हिस्ट्री ऑफ लैंड का भी पता चलता है कि लैंड की हिस्ट्री क्या रही है, आज से पुराने वक्तों में यहाँ पर कौन कौन से एनिमल जो है वो बसते थे। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसको डिटेल के साथ समझने में हमें पता चलती है। क्लाइमेट इज प्रिंसिपली अ मैटर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जब हम क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं तो दो चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, एक वेदर और दूसरा क्लाइमेट। वेदर होता है जो डेली चेंज हो रहा होता है, हमारा दर्जा हरारत जो डेली चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, सनलाइट चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो पैरामीटर्स हैं जो डेली चेंज होने में आती हैं, इसको बोलते हैं वेदर कंडीशन। और क्लाइमेट कहते हैं कि एक बड़े इलाके में मौसम की जो सूरत हाल होती है, जो साल हर साल वहाँ पर रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी अगर हम साउथर्न पंजाब की बात करते हैं तो साउथर्न पंजाब में गर्म इलाका है, तो साल साल वहाँ पर गर्मी रहती है। वहाँ पर डेजर्ट्स हैं, जैसे भावलपुर है, भावलपुर के अलावा और बड़े डेजर्ट्स हैं। थर का इलाका है, सिंध में थर का इलाका आता है, पंजाब में थल का इलाका आता है। तो ये डेजर्ट्स जो सारे हैं ये वहाँ पर सारा साल जो है ना वो गर्म इलाके हैं। तो पूरे साल की जो कंडीशन होती है, एनुअल जो सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में जो चीज़ें ज़्यादातर देखी जाती हैं वो कौन सी हैं? एक तो है वहाँ का टेम्परेचर, जो कि एक पूरा साल वहाँ पर टेम्परेचर कितना रहा है। दूसरा वहाँ पर जो चीज़ देखी जाती है वो है वहाँ का रेनफॉल। तो जैसे नॉर्दर्न पंजाब का रेनफॉल डिफरेंट है फ्रॉम द साउदर्न पंजाब। तो ये चीज़ें जो है वो क्लाइमेट में स्टडी करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है, ये भी हम क्लाइमेट में, तो पूरे साल में उसका टेम्परेचर कितना रहता है, उसकी रेंज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का टेम्परेचर की रेंज क्या है। तो सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कई इलाकों में होता है। जैसे स्कर्दू का इलाका है तो स्कर्दू में -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर चला जाता है। इसी तरह थर का इलाका है, सिंध का कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो ये एक रेंज आ गई हमारे पास, -70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 48 या 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक रेंज आ गई। पाकिस्तान में पूरे साल में इतनी रेंज में टेम्परेचर रहता है मुख्तलिफ इलाकों में। तो इट इज डिटरमिन्ड ऑलमोस्ट इंटायरली। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लाइमेट में ये सारी चीज़ें डिटरमिन की जाती हैं। टेम्परेचर डिटरमिन होता है, रेनफॉल डिटरमिन होता है, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट में हम स्टडी कर रहे हैं। क्लाइमेट के हवाले से जो ग्लोब है इसको मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ जोन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि क्लाइमेट के हवाले से ट्रॉपिकल रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिकल में भी, ट्रॉपिकल को आगे फर्दर 2 रीजन में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल वेट रीजन एंड ट्रॉपिकल ड्राई रीजन। जैसे ये ट्रॉपिकल वेट रीजन को ग्रीन कलर से शो किया गया है, ये ग्रीन रीजन साउथ अमेरिका में भी है, ये यहाँ पर अफ्रीका में भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं। इसी तरह ये मुख्तलिफ आइलैंड्स हैं जहाँ पर ग्रीन कलर शो हो रहा है, तो ये ट्रॉपिकल वेट रीजन है। दूसरा है ट्रॉपिकल ड्राई। ट्रॉपिकल ड्राई रीजन को ये ग्रे कलर से शो किया गया, जैसे अफ्रीका में ये ट्रॉपिकल ड्राई रीजन है, ये सहारा का डेजर्ट यहाँ पर है। इसी तरह ये अफ्रीका में जो डेजर्ट रीजन है, ये साउथ अमेरिका में भी डेजर्ट रीजन शो हो रहे हैं। तो डेजर्ट्स जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रॉपिकल ड्राई रीजन्स को। इसी तरह आगे ट्रॉपिकल के बाद दूसरी जो डिवीजन है वो है ड्राई। तो ड्राई रीजन के बाद तीसरी जोन जो बनाई गई है वो किसकी है? मॉडरेट क्लाइमेट की। 3 जोन हमने पढ़ी हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट और तीसरा मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट के बाद तीसरा आता है
कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। और फिफ्थ लास्ट वन जो क्लाइमेट है वो कौन सा है? पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट में टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। तो वहाँ पर इस तरह की ये टेम्परेचर के बेस पे ये क्लाइमेट और फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं उनकी बेस पे क्लाइमेट जोन्स हैं। कितनी क्लाइमेट जोन है? 5 क्लाइमेट जोन है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एंड पोलर क्लाइमेट। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लाइमेट में। टेम्परेचर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। टेम्परेचर जो है वो क्या चीज, टेम्परेचर जितना ज्यादा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ज्यादा क्यों है? क्योंकि उस एरिया में सनलाइट जो है वो ज्यादा हीट जो है वो बम्बार्ड कर रहा है, ज्यादा हीट फेंक रहा है वहां पर, ज्यादा जो सन वेव्स हैं, जो सनलाइट की वेव्स हैं वो परपेंडिकुलरली वहां पर पड़ रही हैं। इस वजह से वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द अर्थ इज डिटरमाइंड बाय द अर्थ शेप एंड मोशन। दो चीजें जो है वो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कर रही हैं। एक अर्थ की शेप के लिहाज से कौन से रीजन पे अर्थ की वेव्स जो है वो पैरेलल पड़ रही हैं और कौन से रीजन पे अर्थ के कौन से एरिया पर जो सन लाइट्स है, जो सन वेव्स हैं वो परपेंडिकुलर पड़ रही हैं। जहां पर तो परपेंडिकुलर पड़ रही हैं वहां पर क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा। और जहां पर जो सन वेव्स हैं, सनलाइट की जो वेव्स हैं वो पैरेलल पड़ रही हैं वहां पर टेम्परेचर जो है वो कम होगा। जैसे सर्दियों में जो सनलाइट है वो ज्यादातर पैरेलल मूव करता है, सन जो है वो जमीन के पैरेलल मूव कर रहा होता है, इसलिए सर्दियों में टेम्परेचर लो होता है। और गर्मियों में सनलाइट जो है, सूरज बिल्कुल सीधा सर के ऊपर आता है तो बिल्कुल उसकी जो लाइट है परपेंडिकुलर पड़ रही होती है। तो इस तरह से गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। तो प्राइमरली जो टेम्परेचर है अर्थ का वो डिटरमिन होता है सनलाइट से और अर्थ की शेप से और अर्थ के मोशन से। ये ग्लोब है, ग्लोब में हमें डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स का पता चल रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ये यहाँ पर आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के बाद ये चीन और इंडिया, ये सारे रीजन, एशिया का बहुत सारा रीजन नज़र आ रहा है। तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर हमें ग्लोब में नज़र आ रहे हैं। ट्रॉपिक्स क्या है? ये कौन से रीजन्स हैं? ट्रॉपिक्स बेसिकली ये ग्लोब का सेंट्रल पोर्शन है, जिसमें जहाँ पर इक्वेटर जो है ना वो ग्लोब को डिवाइड करती है ना, उस रीजन के वहाँ पर जो उसके इर्द गिर्द वाला इलाका है उसको कहते हैं ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स वो वाले इलाके होते हैं जहाँ पर मैक्सिमम हीट जो है वो सनलाइट हीट की फॉर्म में जो है ना वो गिरती है। मैक्सिमम हीट फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक्स। तो ये ट्रॉपिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज द जोन ऑन विच द सन रेज फॉल परपेंडिकुलरली। ये वो वाला एरिया है जहाँ पर सन वेव जो है ना वो परपेंडिकुलरली पड़ रही है, मतलब कि वहाँ पर सीधा जो सनलाइट जो है ना वो सीधी जमीन पर गिरती है और हीट मैक्सिमम होती है, वहाँ पर दर्जा हरारत ज्यादा होता है। द ट्रॉपिक्स आर हॉट थ्रू आउट द ईयर्स। ये वाली जो जोन है अर्थ की जोन, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, पूरे साल जो है वो गर्मी रहती है। हैव मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। जैसे ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें जो रेड कलर वाला इलाका है ये सारे का सारा क्या है? ट्रॉपिक्स है। ट्रॉपिक्स ये यहाँ पर टेम्परेचर हॉट है, ज़्यादा लाइट सनलाइट फॉल करती है और ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर इस एरिया में होता है। इसके बाद जो टेम्परेट जोन है, ये येलो कलर में जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये टेम्परेट जोन है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, इसका टेम्परेचर जो है वो वार्म होता है। इसी तरह ये साउथ टेम्परेट जोन है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या वार्म है। इसके बाद जो अपर एरिया है ये है पोलर जोन, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये ब्लू कलर में जो एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड है, यहाँ पर सर्दी रहती है, सारा साल जो है वो यहाँ पर सर्दी होती है, टेम्परेचर लो रहता है। तो ट्रॉपिक्स के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, ये टेम्परेट जोन है। इन द टेम्परेट जोन एनुअल सीजन्स प्रेजेंट। यहाँ पर टेम्परेट जोन में एनुअल सीजन जो है ना, सीजन का एक साइकिल चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी समर है तो समर के बाद क्या होगा? विंटर होगा। इसमें एक साइकिल चलेगा
तो डिफरेंट जो मौसम है वो रिपीट होते रहेंगे, जैसे स्प्रिंग है, ऑटम है, समर है और विंटर है। ये सारे जो सीजन है ये मूव करते हैं, इसमें साइकिल एक मूव करता है। द विंटर इंक्रीज इन सिवियरिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक से जितना दूर चले जाएंगे ना उतनी सर्दी ज्यादा होती जाएगी। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स आर टू कोल्ड। तो अगर हम पोल्स की बात करें तो आर्कटिक नॉर्थ पोल का जो रीजन है वो भी बहुत ज्यादा सर्द है। इसी तरह जो साउथ पोल का रीजन है जिसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा सर्द है, वहां पर भी बहुत ज्यादा सर्दी है। टेम्परेट जोन में देयर आर पीरियड्स इन समर व्हेन द सन नेवर सेट्स। तो टेम्परेट जोन में ही एक इलाका ऐसा भी आता है जहां पर कभी भी सूरज जो है वो गुरूब नहीं होता, मतलब कि 6 महीने तक लगातार वहां जो है ना वो सूरज नजर आता रहता है। 6 महीने का वहां पर जो है ना वो एक दिन होता है। इतनी मतलब कि लंबे अरसे तक वहां पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ती रहती है, रात आती ही नहीं है। इन विंटर व्हेन इट नेवर राइज। इसी तरह सर्दियों में ऐसा भी मौसम आता है जब क्या होता है 6 महीने तक वहां पर सूरज नजर ही नहीं आता, 6 महीने तक डार्क का पीरियड रहता है। द पीरियड इंक्रीज इन लेंथ टूवर्ड द पोल्स बिकमिंग 6 मंथ ऑफ डे। तो एक दिन जो है लगातार जो सूरज नजर आने का पीरियड है वो 6 मंथ तक होता है। इसी तरह रात का जो एक पीरियड है वो भी 6 मंथ तक का होता है पोल्स के ऊपर। तो ये यहाँ पर हमें जो जियोग्राफिकल रीजन्स नजर आ रहे हैं 6 रीजन है। आर्कटिक रीजन है नॉर्थ अमेरिका, न्यू ट्रॉपिकल रीजन साउथ अमेरिका, इथोपियन रीजन है, पेलार्कटिक रीजन है, ओरिएंटल रीजन है 5th वाला, और 6th वाला है ऑस्ट्रेलियन रीजन। ये सारे रीजन अपनी इंपॉर्टेंस के लिहाज से जो है ना वो यहाँ पर इनकी डाइवर्सिटी है, यहाँ पर इनका अपना जो है ना वो अपनी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अल्टरनेशन ऑफ सीजन होती है इन रीजन में। जो मॉडरेट टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में अल्टरेशन ऑफ सीजन पाई जाती है। सिवियरिटी ऑफ विंटर्स इन द नॉर्थ। नॉर्थ वाली साइड पे अगर मूव करेंगे तो वहां पर सर्दी की शिद्दत होगी। लिमिट एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, और सर्दी की वजह से वहां पर जो एनिमल का फाना है वो भी कम होगा। तो एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिट करने वाली चीज कौन सी है, वो वहां की सर्दी है। तो मोर देन मीन टेम्परेचर डस ऑन माउंटेन्स। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है माउंटेन के ऊपर भी टेम्परेचर जो है वो लो होता जाता है, जितना ऊपर बुलंदी पर मूव करेंगे तो टेम्परेचर लो होता जाएगा। तो अल्टरनेशन ऑफ सीजन में यहाँ पर आपको डिफरेंट सीजन नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये विंटर सीजन है, ये समर है, ये ऑटम सीजन है और ये वाला स्प्रिंग सीजन है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं इन सीजन की, अल्टरनेशन ऑफ सीजन में ये मूव करता है। तो टेम्परेचर फॉल्स विद एल्टीट्यूड। जब हम किसी भी माउंटेन पर ऊंचाई की जानिब मूव करेंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये टेम्परेचर इस वजह से कम नहीं हो रहा कि वहां पर सनलाइट कम पड़ रही है, बल्कि इस वजह से कम हो रहा है कि वहां पर जो एयर है वो थिनर है, वहां पर एयर प्रेशर जो है वो कम है, जिसकी वजह से वहां पर सर्दी ज्यादा है। देयरफॉर द अपर पोर्शन एट द हाई एल्टीट्यूड आर कोल्डर। एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड इफेक्ट्स क्या है। 200 फीट ऑफ एल्टीट्यूड हैज द सेम इफेक्ट ऑन क्लाइमेट एज 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थवर्ड। कि अगर 1 डिग्री कोई मूव करता है नॉर्थ साइड पे तो उसका सेम इफेक्ट होगा जैसा 200 फीट ऑफ एल्टीट्यूड मूव किया जाए। 200 फीट जो है ना वो बुलंदी की तरफ बढ़ा जाए, जितना वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट चेंज होता है वैसे ही 1 डिग्री अगर नॉर्थ जाने मूव करेंगे तो वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट सेम होगा। देयर इज सम ट्रूथ इन दिस कंपैरिजन। तो ये जो कंपैरिजन है इसमें ये एक थ्योरी है, तो थ्योरी में सारी चीजें जो है ना वो दुरुस्त नहीं होती, कुछ दुरुस्त हो सकता है, कुछ इसमें एग्जैजरेशन भी हो सकती है। तो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड को अगर डिस्क्राइब करें तो यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या है कि अगर इक्वेटर से, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊंचाई की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये कहलाएगा एल्टीट्यूड। इसी तरह अगर इक्वेटर से पोल्स की जानिब मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये होगा लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में जैसे ये 7 डिग्री है, 7 डिग्री के बाद 8 डिग्री, 9 डिग्री, तो ये लैटिट्यूड की डिस्ट्रीब्यूशन है। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में डिफरेंस का आपको पता चल गया होगा। एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड इफेक्ट में द इफेक्ट ऑफ मूविंग
1 डिग्री नॉर्थ वुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इसका जो इफेक्ट है वो हर जगह मूव करने पे सेम नहीं होता। हो सकता है आप डेजर्ट में मूव कर रहे हैं तो डेजर्ट में 1 डिग्री मूव करने के बाद आपको टेम्परेचर में डिफरेंस जो है ना वो फील नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हैं, तो उस जगह से लिहाज से भी मूवमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल, अगर आप इक्वेटर पे हैं तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा 1 डिग्री मूव करने पे, अगर आप पोल पर हैं तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। द इफेक्ट वुड बी वेरी स्मॉल इन ट्रॉपिक्स। अब यही जो इफेक्ट है 1 डिग्री अगर हम मूव कर रहे हैं, 1 डिग्री लैटिट्यूड में हमारे डिफरेंस आ रहा है, तो इसका इफेक्ट बिल्कुल मिनिमम होगा ट्रॉपिक्स वाले रीजन में। वुड ग्रेजुअली इंक्रीज अक्रॉस द टेम्परेट जोन। इसका इफेक्ट ज्यादातर जो बढ़ता है वो टेम्परेट जोन में इसका इफेक्ट चेंज होता है और बढ़ जाता है। Altitudinal zone, the successive altitudinal zones on the tropical mountains, जो altitudinal zones हैं वो कौन सी हैं, उनमें सब ट्रॉपिकल जोन है। ये 3 जोन altitudinal जोन बताई गई हैं, एक सब ट्रॉपिकल जोन है, दूसरी टेम्परेट जोन है और तीसरी आर्कटिक जोन है। रेनफॉल टेंड्स टू अकर इन जोन्स, जो बारिश होती है वो भी इन जोन में, स्पेशल रीजन में बारिश रेनफॉल ज्यादा है, कहीं पर रेनफॉल कम है, तो रेनफॉल ज्यादातर जोन्स के ऊपर अंदर ही जो है ना वो रहती है। रेन डिपेंड्स ऑन विंड, तो बारिश जहां पर हो रही है वहां पर जो बारिश को डिटरमिन करने वाली चीज है, बारिश को लाने वाली जो चीज है वो विंड है, विच पिक अप वाटर वेपर फ्रॉम द ओशंस। क्योंकि बारिश जो है वो जिन वेपर से हो रही है उन वेपर्स को विंड लेकर आती है। तो विंड कहाँ से वाटर वेपर्स को ले रही है, वो ओशन की सरफेस से ला रही है, वो वेट सरफेस से, किसी भी रिवर से हो सकते हैं या फिर लेकिन ज्यादातर जो इसका वेपर है, वेपर पोर्शन है वो ओशन से आता है। वेपर्स फ्रॉम द वेट सर्फेसिस कहाँ से आ रहे हैं, वेपर वेट सर्फेसिस ऑफ द ओशंस, दे कैरीज इट, विंड जो है वो इसको कैरी करती है, और जहां पर टेम्परेचर उसको कम मिलता है वहां पर वाटर वेपर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और मिलने के बाद उनकी होती है वहां पर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगी और कंडेंसेशन से वाटर वेपर मिलके वाटर ड्रॉप्स बना देंगे और वाटर ड्रॉप्स फिर उस एरिया पर गिर जाएंगे। द बेसिक जोनेशन ऑफ रेनफॉल डिटरमिन्ड बाय द अर्थ पैटर्न्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। तो बारिश किस एरिया पर होगी, किस एरिया पर नहीं होगी, इस चीज को डिटरमिन करने के लिए कुछ चीजें जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और विंड है। तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से विंड मूव करती है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जानिब। तो विंड जब मूव कर रही होती है तो उसके साथ साथ वाटर वेपर्स मूव करते हैं, क्लाउड्स मूव करते हैं, क्लाउड्स की मूवमेंट, और जहां पर उसको टेम्परेचर लो मिलता है वहां पर कंडेंसेशन होती है और वाटर वेपर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होकर रेन की फॉर्म में जमीन पर गिर जाते हैं। प्रेशर जोन्स कितनी है, प्रेशर जोन्स कहां पर है, ये अब हम डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जमीन के किस रीजन पे प्रेशर ज्यादा है, किस रीजन पर प्रेशर कम है। तो सबसे पहले ये वाली बात आप समझ लें कि प्रेशर कम कहां पर होता है। प्रेशर कम वहां पर होता है जहां पर हीट ज्यादा होती है, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, और जिधर सर्दी होती है वहां पर प्रेशर, एयर प्रेशर ज्यादा होता है। तो इस लिहाज से जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर चूंकि हीट सनलाइट की डायरेक्ट परपेंडिकुलर पड़ती है, वहां पर सनलाइट ज्यादा पड़ती है, इसलिए वहां पर हीट जो है वो ज्यादा होगी, और हीट के ज्यादा होने की वजह से वहां पर एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए दूसरा जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में चूंकि सर्दी ज्यादा है, वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा होता है, हाई होता है, तो वहां से एयर जो है वो विंड ब्लोइंग की फॉर्म में विंड वहां पर से मूव करती है, मूव करती हुई किधर आती है, लो प्रेशर जोन में आती है। तो हाई प्रेशर जोन कहां पर है, आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। आउटसाइड द ट्रॉपिक्स कंटेन हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोथ द नॉर्दर्न साइड एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो ट्रॉपिक से बाहर वाली जानिब है वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा है, इसी तरह साउदर्न हेमिस्फेयर जो वो भी कहां से, ट्रॉपिक से साउथ जानिब, वहां पर भी एयर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर जोन में विंड ब्लो अवे फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टूवर्ड द लो प्रेशर जोन। ये तो एक प्रिंसिपल रूल है, ये एक फैक्ट है कि हमेशा हवा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की जानिब मूव करेगी। तो वो जब हवा मूव करेगी तो वो अपने साथ वाटर वेपर भी लाएगी,
और वाटर वेपर जहाँ पर कंडेंसेशन होगी वहाँ पर बारिश हो जाएगी, और हवा जो है वो आगे मूव करती हुई किधर चली जाएगी, डेजर्ट्स की जानिब चली जाएगी और डेजर्ट तक पहुँच जाएगी। तो इसीलिए तो डेजर्ट्स में आए दिन बहुत सारे तूफान आते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो फिर बैरूनी इलाकों से जो ट्रॉपिक से साउथ जानिब या नॉर्थ जानिब है, वहाँ से एयर फास्टली मूव करती हुई डेजर्ट की जानिब आती है। जैसे इस डायग्राम में आप यहाँ पर देखें कि हाई प्रेशर जोन, ये हाई प्रेशर जोन है। तो हाई प्रेशर जोन से आपको एरो की फॉर्म में एयर की मूवमेंट को दिखाया गया है। एयर किधर मूव कर रही है, इक्वेटर की जानिब मूव कर रही है। ये इक्वेटर की लाइन है, ये जो इक्वेटर लाइन है, ये देखें हाई प्रेशर जोन से ये नॉर्थ पोल की जानिब वाला जो हाई प्रेशर जोन है, वहां से एयर मूव करती हुई किधर आएगी, ये इक्वेटर की जानिब आएगी। इसी तरह साउथ पोर्शन पे भी हाई प्रेशर जोन है, वहां से भी आपको ये एयर की वेव्स मूव करती हुई नजर आ रही हैं। ये किधर जा रही हैं, ये भी इक्वेटर की जानिब जा रही हैं। तो हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर जो इक्वेटर वाला एरिया है जहां पर गर्मी होती है, वहां उस साइड पर जाएगी और वहां से फिर आगे डेजर्ट्स की जानिब मूव करेंगी। The basic zonation of rainfall, it is modified, distorted and interrupted. The size and form of land masses affect rainfall locally. तो ये जो साइज है लैंड मैसेज के या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट होती हैं, लोकली इफेक्ट होती हैं, लोकल क्लाइमेट से, लोकल इन्वायरमेंट से। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ट्रॉपिक्स रीजन में रेनफॉल जो है ना वो 4000 मिलीमीटर से 5000 मिलीमीटर है। इसी तरह सब ट्रॉपिकल जो जोन है वहां पर 2000 से 4000 तक की रेंज में 2000 मिलीमीटर से लेके 4000 मिलीमीटर तक रेनफॉल होती है। टेम्परेट जोन में कितना रेनफॉल है, यहाँ पर 1000 से लेके 2000 तक रेनफॉल है। इसी तरह ऊपर अगर हम मूव करते हैं तो सब अल्पाइन जोन में यहाँ पर 500 से लेके 1000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। इसी तरह अल्पाइन में 500 से 1000 तक एयरफॉल 1000 मिलीमीटर तक एयरफॉल जो है वो होती है। तो ये जोनेशन ऑफ रेनफॉल था कि किस जोन में कितनी रेनफॉल होती है, एनुअली कितनी होती है और मिलीमीटर में कितनी रेनफॉल हो रही है, वहां पर ये चीज यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। ऑन एनी गिवन पीस ऑफ लैंड रेन इज यूजुअली हेवीएस्ट नियर द सी। तो जमीन के किसी भी हिस्से पर जो सबसे ज्यादा हैवी बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है वो कहां पर है, नियर द सी। वहां पर लैंड जो है इरेगुलर है और विंड कम्स मोस्टली फ्रॉम वन डायरेक्शन। जब वन डायरेक्शन से विंड मूव करती है तो जहां पर टेम्परेचर उसको लो मिलता है वहां पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और वहां पर हैवी रेन होती है। रेनफॉल में वेरी ग्रेटली इन शॉर्ट डिस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि इस एरिया में, जिस एरिया में हम रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पर रेनफॉल हैवीएस्ट है, वहां से 3 से 4 किलोमीटर हम दूर गए हैं तो वहां पर रेनफॉल 0 है। तो ये डिपेंड करता है कि रेनफॉल में वेरी ग्रेटली इन शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो इस लेक्चर में इन स्लाइड में हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया है उनमें सिस्टम ऑफ कॉन्टिनेंट्स को हमने कवर किया है, ओशन एंड लैंड के पोर्शन को हमने कवर किया है, फिर क्लाइमेट को कवर किया है, क्लाइमेट के बाद जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनको हमने कवर किया है, अल्टरनेशन ऑफ सीजन को हमने स्टडी किया है, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में डिफरेंस को हमने पढ़ा है, जोनेशन ऑफ रेनफॉल को जो है ना हमने स्टडी किया है। ये सारी चीज़ें कम्प्रीहेंसिवली हमने इसमें स्टडी की हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स लेक्चर को समझें और इसको अपने पेपर के हवाले से तैयार करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।